ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको हर दिन 2-3 बार लाइव अपडेट दे रहा है और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। आप लोग भी मीडिया स्टार वर्ल्ड से मुसलसल जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम बहुत ही ऑथेंटिक रेफरेंसेस के साथ खबरें दे रहे हैं और मालूमात भी आपको ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से कोई मिल जाए या उसके अलावा भी जिसकी जानकारी ज्यादा हो उससे आपकी बात करा दी जाए। आज हम एक बार फिर सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब से बात कर रहे हैं। उनका एक लंबा तजर्बा फॉरेन रिपोर्टर के तौर पर भी, वॉर रिपोर्टर के तौर पर भी, और वेस्ट एशिया को बहुत अच्छी तरह से नजदीक से जानते हैं। अमरीकी सियासत को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत गहराई है उनकी मालूमात में। आज हम उनसे कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल करेंगे कि आखिर ये ट्रंप ने एक तो ये बयान दे दिया कि साहब, कल ही मीडिया ने पूछा कि क्या अमेरिका को इजराइल ने इस जंग में धकेल दिया है, तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, शायद मैं इसे सही बताऊं तो यह है कि मैंने ही इजराइल को जंग में खींच लिया है। तकरीबन इस तरह से उन्होंने कहने की कोशिश की है। एक और बड़ी खबर है, टकर कार्लसन जो अमेरिका के बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने पिछले दिनों अमेरिका के सफीर से इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इंटरव्यू किया था, उन्होंने एक खबर ब्रेक की है कि सऊदी अरब और कतर ने मोसाद के एजेंटों को पकड़ा है जो वहां पर हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे। ईरान का कहना है कि ना तो उसने ओमान में हमला किया है, ना ही सऊदी अरब के आरामको की रिफाइनरी पर हमला किया है। उसके अब इस पूरे इलाके में जो जायनिस्ट यहूदी यूएई की सिटीजनशिप लेकर के आजादी से घूम रहे हैं, क्या बहुत कुछ और खतरे बढ़ेंगे? क्या ईरान और अरब मुल्कों को टकराव के लिए तैयारी पूरी है? साजिश पकड़ी गई है, लेकिन फिर भी यह साजिश जारी रहेगी, इसे खत्म होता हुआ महसूस नहीं किया जा सकता। जनाब जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। शुक्रिया। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तक, आज जब हमारी आपसे बात हो रही है, आज 5वां दिन है जंग शुरू हुए, चौथा दिन है आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के ऐलान को, और 19 या 20 दौर ईरान की तरफ से हमलों के हो चुके हैं। इंडियन ओशन तक में भी उन्होंने हमला किया है, एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर को खत्म किया है, दो थार्ड के यूनिट्स तबाह किए जा चुके। अब ईरान का कहना यह है कि 680 लोग इजराइल के मारे जा चुके हैं, हालांकि वहां तादाद कम बताई जा रही है। अमेरिका और इजराइल के क्या कुछ है, आप कैसे देख रहे हैं, जंग किस तरफ बढ़ती जा रही है? जंग अभी भी रीजनल है। हम्म। ये ना तो अमेरिका की तरफ से और ना ही ईरान की तरफ से इसको वेस्ट एशिया रीजन से आगे बढ़ाने की कोई सोच रहे हैं। कोई पाकिस्तान पे अटैक नहीं हो रहा है, कोई नॉर्थ अफ्रीका में जहाँ पे वो कर सकते हैं नहीं हो रहा है। तो आज की तारीख में, और ये कल क्या होगा कौन जानता है, अभी भी जंग रीजनल है। मगर इससे पहले कि मैं इस बात के ऊपर बात करूं, मैं एक दूसरी बात आपसे करना मांगता हूं जो मेरे विचार से कोई मीडिया नहीं कर रहा है, इस वजह से करनी चाहिए। हम्म। मैंने एक लंबा लेख लिखा है कैथलिक जर्नल्स के लिए, मगर वो इस्लामी और बाकी जर्नल में भी आ रहा है कि इस जंग का एशिया के लिए क्या महत्व है, हम्म। क्या हम्म। इम्पोर्टेंस है। हम्म। क्योंकि 3 तरफ का इम्पोर्टेंस है। एशिया के देश, इंडोनेशिया को भी अगर आप मिला लेते हैं, इंडोनेशिया से लेकर तो टर्की के बॉर्डर तक, ये कोर है इस्लामिक सिविलाइजेशन की। हर देश में छोटी बड़ी और कई जगह तो 90% तादाद में मुस्लिम है। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बाकी वेस्ट एशिया तो टोटली है ही है। इस देश में इस्लाम बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन के साथ रहा है, जिसमें दुनिया की 5 में से 4 सिविलाइजेशन, इजिप्ट, एशिया, चाइना, पर्शिया,
तो यहाँ पे इस्लाम और सिविलाइजेशन के रूट्स बहुत डीप हैं और ये हमको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है, साउथ एशिया के देशों के लिए खासकर इनका बहुत बड़ा स्टेक है। इनके फॉरेन एक्सचेंज जो आता है उसका 1/3 भाग रेमिटेंसेस से आता है। इन्हीं देशों में लोग जो काम करते हैं, रेमिटेंसेस पैसा यहाँ से आता है और यहाँ पर जैसे गोश्त का एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट है, बिजनेस तिजारत बहुत बड़ी तादाद में है। और चौथी और बहुत बड़ी अहम बात है, करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, फिलिपिनो रहते हैं जिनके जानमाल का खतरा हो सकता है कि अगर लड़ाई फैलती है। तो साउथ एशिया के देशों का, इस्लामी देशों का इस लड़ाई में बहुत बड़ा स्टेक है जो अमेरिका का नहीं है, तो बहुत दूर है। वो यूरोप का नहीं है क्योंकि यूरोप का कह सकते हैं आप के क्राइमिया से आगे बात उनकी अकल चलती नहीं है। तो लड़ाई किस तरफ जाती है इसमें एशिया के देशों का, जिसमें हिंदुस्तान भी है, बहुत अहम रोल रहेगा। और हिंदुस्तान में भी जहाँ की बड़े बड़े शर्मनाक रहा है हमारे प्रधानमंत्री का इजराइल से तमगा लेना और जिस तरीके से वो नाचे हैं वहाँ पर, बहुत शर्मनाक बात है। मगर सरकार के ऊपर यहाँ के लोगों का प्रेशर है। यहाँ के 60 लाख लोग वहाँ पे काम करते हैं। सरकार के ऊपर प्रेशर अभी भी बना हुआ है कि इनको वापस लाओ, या अगर वापस लाओगे तो पैसा कम हो जाता है। किस तरीके से इनकी सिक्योरिटी को आप दे सकते हो। हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर ये प्रेशर बहुत जोर से और हर रोज बढ़ रहा है। ये बात मैं बताना मांगता हूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट में जब हम लड़ाई की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि रॉकेट इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है और कुछ लोग मर रहे हैं, मगर इसमें बहुत सारे देशों के, बहुत सारे लोगों के, लोगों के ईमान की इसमें इन्वेस्टमेंट है। और जब अमेरिका और इजराइल बॉम्बिंग की सोचते हैं तो उनको इसकी बात भी सोचनी पड़ेगी। और अभी हमने चाइना की बात की नहीं है, जो हम हमेशा करते हैं, बात भी करेंगे। अच्छा, ये जो साजिश जो सामने आई है, देखिए इजरायली वहां मौजूद हैं इन तमाम मुल्कों में, तकरीबन जीसीसी के मुल्कों में, और अब ये मोसाद के एजेंट गिरफ्तार हुए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक जब ये सन 2020 में ताल्लुकात हुए थे, उसके फौरन 1-1.5 साल के अंदर कई हजार इजरायलियों को यूएई ने सिटीजनशिप दी थी, और उसके बाद वो आजाद हैं इन तमाम मुल्कों में घूमने के लिए। क्योंकि जिस तरह से यूरोप में एक दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं बगैर वीजा के, ऐसे ही वहां भी जा सकते हैं। तो ये जो सऊदी अरब में रिफाइनरी पर हमला, सऊदी अरब और कतर में अमेरिकन एम्बेसियों पर हमला, उधर ओमान में हमला जिसमें ईरान कह रहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, तो ये इसको पूरी बड़े सतह पर दुनिया भर में फैलाने की कोशिश है इजराइल की, या इन मुस्लिम मुल्कों को आपस में टकराने की कोशिश है। नतीजा क्या हासिल होगा इजराइल को? ये तो एजेंट प्रोवोकेटर है, ये तो बहुत डीप सेट है और ये दोनों तरफ काम करते हैं। आप सोचिए कि जिस प्रेसिशन से रॉकेट आते हैं, जमीन पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इजराइल की मदद वहां पे होती है। दूसरा जो आपने बात की है कि किस तरीके से प्रोवोक किया जाए देशों को कि वो जंग में अमेरिका के साथ आ जाएं, ये लड़ाई में होता है। और मेरा ख्याल है जैसे आपने बताया हो रहा है, इसको कोई प्रूव तो कर नहीं सकता है। और कई बार ये एजेंट्स बम के साथ खुद भी मर जाते हैं। मगर अगर ईरान कह रहा है कि हमने नहीं किया, और ईरान अगर कहता कि हमने किया है, तो उसको कुछ नुकसान नहीं होता, तो कुछ नुकसान नहीं होता, उसकी तड़ी और बढ़ जाती कि हमारी जहाँ पे भी हम चाहें वहाँ पर अटैक कर सकते हैं, हम कर नहीं रहे हैं। मगर अगर ईरान कह रहा है कि हमने नहीं किया है, तो मैं सच मान के चलूंगा कि नहीं किया, क्योंकि उसको खास कुछ मिलता नहीं है इसके ऊपर अटैक करने से, बल्कि इजराइल को, अमेरिका को, इंग्लैंड को एक तरीके से एक्सक्यूज मिल जाता है, बहाना मिल जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जिक्र किया, क्योंकि जब पार्लियामेंट में बात आई थी इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कि ब्रिटेन का रवैया क्या होगा, तो प्रधानमंत्री कैमरन ने कहा कि ये ईरान के ऊपर एक तरफा लड़ाई हुई है, हम इसके खिलाफ हैं। मगर ईरान जो कर रहा है उसमें
ब्रितानी नागरिकों का, ब्रिटानिया एसेट्स का नुकसान हो रहा है या हो सकता है, इस वास्ते हमारे हवाई जहाज वहां पे जाएंगे और बॉम्बिंग करेंगे। मगर उसने जो कहा था कि ईरान हमारे एसेट्स के ऊपर अटैक कर रहा है, उस बात को लेके मैं आपकी बात को जोड़ते हुए कहूंगा कि अब ये साबित हो गया है कि वे प्रोवोकेशन रहे हैं ताकि इंग्लैंड और बाकी जो देश हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि ज्वाइन करे ना करे, वो भी इसमें आ जाए। वो भी उसमें आ जाए। ये पूरी एक तरफ तो ये कोशिश के अरब मुल्क लड़ पड़े ईरान के खिलाफ, दूसरी तरफ ये कोशिश के ये यूरोप के दूसरे मुल्क भी जो अब बरह रास्त अभी तक नहीं है वो भी आ जाए ताकि ये जंग बड़ी से बड़ी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल की जिस शिद्दत से जिस पर हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और इसराइल में सेंसर है, वहां से नुकसान की इत्तलात कोई इंफॉर्मेशन खबर नहीं आती। उतनी वो मिल नहीं रही है। तो क्या इसराइल की जान बच पाएगी इस बार? आईआरजीसी का ये कहना है कि जब तक इसराइल की फौजी कुव्वत पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगी ये हमले जारी रहेंगे, क्योंकि इन्होंने बड़ा जुर्म किया है, आयतुल्लाह खामेनाई को शहीद किया है। इसके अलावा स्कूल में बेगुनाह छोटी छोटी बच्चियों को 100 से ज्यादा बड़ी तादाद में, कालीबाफ का तो कहना है कि हम इन बच्चों की 160 साल माओ को वो हम नहीं छोड़ेंगे, बदला लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। तो इसराइल को बचेगा क्या अगर वो खुद इतनी बुरी हालत तक पहुंचने वाला है ईरान के मुताबिक? तो क्या क्या हाथ क्या आएगा? इसराइल की नेसेट में अगर अकल है, जो कि मैं सोचता हूँ कि है, वो आज नहीं तो कल नेतन्याहू को निकाल के बाहर करेंगे और शांति के लिए, पीस के लिए, सीजफायर के लिए बात चालू करेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूंगा, आप भी नहीं चाहेंगे कि इसराइल कभी तो गाजा की तरह सपाट हो जाए। बदला लेना है मगर उतना नहीं। तो मेरा ख्याल है ईरान भी अगर सीज फायर होती है और रजीम चेंज तेहरान की जगह अगर तेल अवीव में होता है, जेरूसलम में रजीम चेंज होता है, तो बदला मिल गया, ऐसा मेरा मानना है पॉलिटिकली। क्योंकि अगर इसराइल घुटने टेकता है तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चारा नहीं रह जाता। वो नहीं कह सकते कि इसराइल घुटने टेक रहा है, हम लड़ रहे हैं। और तो इसराइल की मदद अमेरिका का चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, चाहे बराक ओबामा भी क्यों ना हो, उनका बहाना ये रहता है कि हम इसराइल की मदद कर रहे हैं, इसराइल के ऊपर खतरा है, इस वास्ते हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। तो अगर इसराइल खुद कह रहा है कि मैं अब आगे लड़ना नहीं मांगता, तो उसके साथ खड़े रहने का क्या मतलब होगा? अच्छा, इसमें एक बड़ा दिलचस्प है मामला, चूंकि अक्सर ये बात कई बार उन्होंने कही है नेतन्याहू ने कि साहब हम जो जंग लड़ रहे हैं ना, तो अमेरिका को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, इसलिए अमेरिका हमारी मदद करे। दूसरी तरफ पेंटागन से परसों ब्रीफिंग में यह आई है कि ईरान के एक ड्रोन को गिराने के लिए एवरेज 3 मिसाइलों का इस्तेमाल हमें करना पड़ रहा है, इसलिए हमारे पास इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, उनका स्टॉक बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। बहुत कम हो रहा शायद है। शायद एक हफ्ते में ही उनके पास स्टॉक ना रहे और उनके दोस्त मुल्क भी उनको ना दें या उनके पास भी अवेलेबल ना हो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक हफ्ते अगर चल जाए, क्योंकि पहले तो ट्रंप साहब ने कहा 4 दिन जंग चलेगी, फिर अब 5-6 हफ्ते कहा, और 5-6 हफ्ते का भी उनके पास सामान लगता नहीं है, लेकिन वो हिम्मत बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास यानी अनलिमिटेड हमारे पास हथियार हैं। आप अमेरिका को काफी नजदीक से जानते हैं, वहां के हालात को, आपको कैसा लगता है? अगर आप अखबार अमेरिका के क्लोजली पढ़ रहे हैं, उनकी न्यूज ब्रॉडकास्ट पढ़ रहे हैं, देख सुन रहे हैं, तो वहां पे खबर आ रही है कि उनके पास 5,000 मिसाइल्स रह गए हैं और वो कह रहे हैं कि ईरान के पास 1 लाख और कुछ हजार मिसाइल हैं। यानी कि डिफरेंस है 20 गुना या 25 गुना। मगर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इतने कम मिसाइल रह गए हैं तो अब जो मिसाइल हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल हैं और उनके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स, स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों किस्म के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर इसराइल ने या अमेरिका ने कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल जिसके शायद 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर तहस नहस कर देता है, या ज़्यादा या कम फील्ड के लिए, अगर वो इस्तेमाल करने की नौबत आई है, तो फिर तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के अलावा कोई चारा दिखता नहीं कि
चीन को एकदम उसके अंदर आना पड़ेगा। तो अभी जो मिसाइल खत्म हो रहे हैं, इसमें हमको एक दुआ ही मांगनी चाहिए कि नौबत किसी भी देश की ना आए कि वो न्यूक्लियर वॉरेड वाले मिसाइल को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि उसके पास और कोई मिसाइल बचे नहीं है। अमेरिका का भी हम इतने आसानी से नहीं मानना चाहिए कि इसके पास 5,000 मिसाइल है। मिसाइल और भी होंगे। वहाँ की इंडस्ट्री अभी भी चालू है। इसराइल में तो इंडस्ट्री है नहीं, वहाँ पे इंडस्ट्री चालू है, तो कुछ तादाद में हर रोज मिसाइल बनते ही रहेंगे। दूसरे देशों में हिंदुस्तान का भी कुछ पता नहीं लगता, कल ये कहे कि हमारे मिसाइल भी हम अमेरिका और इसराइल को दे रहे हैं। तो कुछ दिन के लिए और तो मिसाइल हैं, मगर ये बात साफ है कि आज की तारीख में गिनती में ईरान के पास बहुत ज़्यादा मिसाइल हैं, इसराइल और अमेरिका के पास मिसाइल कम हो रहे हैं। और जैसे ही मिसाइल कम हो रहे हैं, उनकी चिड़चिड़ाहट, उनकी बौखलाहट बढ़ रही है। अच्छा, इसमें ये जो एक पूरी दुनिया में एक मिथ था, अब तो उसे मिथ कहा जा सकता है कि ये इनविंसिबल हैं, इनको हराया ही नहीं जा सकता। ये अब किस तरह से, मेरे पास ऐसी, मतलब आपने भी देखी होंगी ऐसी वीडियो जेरूसलम से आ रही है, तेल अवीव से आ रही हैं, लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि ईरान हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमारे सिर्फ एक मुल्क है इजराइल जहां हम रह सकते हैं, या और हमें माफ कर दो। यानी इस तरह की माफी की आवाजें आ रही हैं। आपको अब क्या ईरान को कोई इंसाफ मिल सकेगा आज की इस दुनिया में, जिस पर इतना बड़ा हमला किया गया, अनप्रोवोक्ड हमला, जिसमें उनका सबसे बड़ा लीडर, ना सिर्फ ईरान का लीडर बल्कि दुनिया के हर आजादी पसंद का वो लीडर बन चुका था, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। इसको कहीं इंसाफ मिल सकेगा अगर अगर ईरान बीच में रुके? क्योंकि ईरान की कहीं कहीं चाहिए आवाज। हालांकि अली लारिजानी जो इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, उनका कहना है कि अमेरिका से बातचीत नहीं होगी और हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं चाहिए आवाजें आ रही हैं, अगर दूसरी तरफ से हमले रुक जाएं तो हम भी रोकने के लिए सोच सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ईरान को कोई इंसाफ मिलेगा इस इंटरनेशनल सिस्टम में? इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसराइल की इनविंसिबिलिटी के ऊपर किसके मुंह पर जो करारा चाटा मारा था, वो तो गाजा के लोगों ने मारा था। बिल्कुल 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 आयरन डोम को तहस नहस कर दिया, बिल्कुल। लोगों को पकड़ के ले आए। बाद में गाजा एक तरीके से बर्बाद हो गया, मगर इसराइल की तो पोल खोली दी थी ना उसने, उसकी इनविंसिबिलिटी खोल दी थी। और आज के बाद तो और ईरान से अगर पंगा लोगे तो इनविंसिबिलिटी कैसे आपकी मानी जाएगी? मगर जो आपने बहुत बड़ा, जिससे मैंने बात शुरू की थी, बहुत बड़ा आपने सवाल खड़ा किया है कि जो इन्होंने असैसिनेट किया है, लड़ाई में नहीं, किसी के घर में दूर से कायरता के रॉकेट से आयतुल्ला मरूम को उन्होंने एक दुनिया का मार्टर बना दिया है। अब वो ईरान के शिया तबके का लीडर नहीं रहे हैं। बेशक बेशक। उनको शिया सुन्नी के जो बीच का है दीवार, उसके अलावा हो गया, जैसे आपने खुद कहा कि जो भी डिग्निटी पसंद लोग हैं, जो अपने देश की सॉवरेंटी मांगते हैं, जो अपने कल्चर्स की सॉवरेंटी मांगते हैं, उनकी आंखों में ये मार्टर हैं। और मार्टर का दर्जा तो बहुत ऊंचा होता है। हिंदुस्तान के कई डेलीगेशंस आज और कल में इन अब हकीकत पेश करेंगे, सॉलिडारिटी दिखाएंगे। तो जब हिंदुस्तान में ये हो सकता है, तो दुनिया में जहाँ पे सभी जगह हो रहा होगा और होएगा, अमेरिका में भी होगा, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। अमेरिका में भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। टकर कार्लसन तो इस हद तक कह रहे हैं साहब कि इस वक्त जो ट्रंप की हुकूमत है, ये आखिरी हुकूमत साबित होगी जो इजराइल के लिए खिदमत कर रही है, इजराइल को सपोर्ट करने वाली अमेरिका में ये आखिरी हुकूमत होगी। टकर कार्लसन का ये दावा है और वो बहरहाल काफी गहराई से काम कर रहे हैं। तो अब क्या इस जंग के बाद जो दुनिया निखर करके सामने आएगी, हम उम्मीद करें, हम दुआ करें कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो क्या क्या जो अमेरिका की दादागिरी, उसकी सुप्रीमेसी, जिस पर पूरी दुनिया में हाहाकार है टैरिफ वाले जंग को लेकर के, और किस किस तरीके से पूरी दुनिया से बिल्कुल जैसे कोई लुटेरा डाकू होता है ना,
वो हर तरफ से छीन करके अपना घर भरना चाहता है। तकरीबन वो इमेज अमेरिका की बन चुकी है। ऐसी हालत में अमेरिका से कोई हमदर्दी कर पाएगा, या हम अमेरिका से जो ये इस वक्त नफरत बढ़ी है पूरी दुनिया में आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के बाद, क्या वो नफरत कम होगी किसी तरह से? क्या क्या अमेरिका को उसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? हमको एप्स्टीन फाइल से क्या इबरत मिली है? हम्म अमेरिका अपनी सरमाएदारी किस तरीके से फैलाता है, लीडर्स को ब्लैकमेल करके, खरीद के, ब्लैकमेल करके उनकी नंगी फोटो लेके उनको पकड़ के करता है। ये जो सॉलिडारिटी अमेरिका के लिए जाती है, या तिजारत की है, या जिस तरीके से लीडर्स को उन्होंने खरीद लिया है उसकी है, इसमें पीपल टू पीपल सॉलिडारिटी की कभी किसी ने बात ही नहीं की है। तो ये हमको पहले बात ध्यान रखनी है। और दूसरा, जिस दिन शांति होती है, पीस होती है वहां पर, चाहे इस वास्ते के इजराइल ने घुटने टेक दिए, या इस वास्ते के बाकी लोगों को, अमेरिका को, यूरोप को, और जो ये जो वेस्ट एशिया हमारे लिए है, वहाँ के लोगों को अकल आई कि लड़ाई को बंद करवाना चाहिए। मगर जिस भी दिन लड़ाई बंद हुई तो आधे देश अपने आप को हिस्ट्री के रॉन्ग साइड पे पाएंगे, जिसमें मेरा देश भी होगा कि हम हिस्ट्री की रॉन्ग साइड पर रहे। हमने गलत आदमी का सपोर्ट किया, गलत फोर्सेस का सपोर्ट किया, जैसे हिटलर के जमाने में हुआ था। जब वॉर एंड हुई तो आधे लोग जो एक्सिस पावर्स के साथ थे उनकी भी पिटाई हुई एक तरीके से, उनको भी झेलना पड़ा। जो जापान के साथ थे उन लोगों को भी झेलना पड़ा, जो नहीं थे साथ वो एक तरीके से ऐश ही कर रहे हैं। और तीसरी बात मैं कहना मांगूंगा, और ये भी बात आपने उड़ता हुआ से किया है, वेस्ट एशिया के जो देश हैं इसमें बहुत कम ऐसे देश हैं जो हिस्टोरिक हैं। ज्यादातर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप ने, अमेरिका ने मिल के बैठ के बना दिए नक्शे पे कि आप यहाँ के सिपह सालार हैं, आप वहाँ के सुल्तान हैं, आप वहाँ के शेख हैं। छोटे छोटे कस्बों को लाइन खींचे कि आप ये हैं और आप वो हैं। इन देशों का जिसका कोई हिस्टोरिक सिटी नहीं है, हिस्टोरिक स्ट्रेंथ नहीं है, और आज तिजारत की वजह से, कॉमर्स की वजह से, तेल की वजह से इंटरनेशनल नेटवर्क में आ गए हैं। वहाँ पे दुबई में किसके पास है सारी जमीनें, किसके पास सारे अपार्टमेंट है, किसके पास स्टोर्स है? 1 लाख तो इंडियंस के पास है, 1 लाख, और बाकी लोगों के पास जो है वो तो है ही है। तो इन देशों को मेरा ख्याल है दोबारा एक सिरे से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे अगर रजीम चेंज होगी तो यहाँ पर होगी रजीम चेंज अरबों में होगी और इजराइल में होगी, ऐसे इम्कान आपने? इजराइल में तो ऑटोमेटिक रजीम चेंज होगी। जी नेतान्याहू को तो अल्टीमेटली उसको बाकी जिंदगी जेल में बितानी है, इसमें तो मेरी आंखों में तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू की हुकूमत बदलेगी। ईरान की हुकूमत बदलती हुई अभी तक तो कहीं नजर नहीं आ रही। अच्छा, इस सब में ये जो जिस तरह से अरब मुल्कों में एक और सेंटिमेंट नजर आया है। ईरान जब अमेरिकी बेसिस पर हमला करता है तो वहां के लोकल लोग उसकी वीडियो बनाते हैं, जश्न मनाते हैं। यानी जिनके मुल्कों पर हमला हो रहा है वहीं मुल्क के लोग जश्न मनाएं। उससे यह जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि वो अपनी हुकूमतों से कितनी नफरत करते हैं, अमेरिका और इजराइल से दोस्ती की वजह से। तो ये क्या उबाल आएगा? क्या इस जंग के खत्म होते होते इस किस्म की कोई बदलती हुई सूरत हाल आपको लगती है क्या? जिस दिन इजराइल घुटने टेकेगा, जिस दिन अमेरिका के पब्लिक, अभी 3 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अमेरिकन कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि 30 से कि डबल फिगर्स की जगह ट्रिपल फिगर्स भी हो सकता है, क्योंकि बम फटता है तो लोग तो मरते ही है ना। और जब बम के अंदर मरते हैं तो गिनती बहुत बाद में होती है कि कौन कौन मिसिंग थे। लाशों को गिनकर तो पता नहीं लग सकता ना। तो जिस दिन प्रेशर पड़ेगा जनता का, जिस दिन अमेरिका अपना हाथ खींचेगा या कम करेगा, जिस दिन इजराइल में साइंस आएंगे कि घुटने टेकने की हालत में आ गया है, उस दिन कई देशों में रेवोल्यूशन होगा, बाकायदा होगा, और होना ही चाहिए। क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ा आर्टिफिशियल
सरकारें बिठाई गई हैं, अमेरिका की गोद में सरकारें हैं, चाहे अपने आप को कोई भी शेख कहे या कुंवर साहब कहे या क्या कहलाता है शहजादा कहे, मगर लोग देख रहे हैं कि आप किसकी गोद में बैठे हुए हैं, कितने भी बड़े आप शहजादे क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा। इन लोगों को भी फिक्र है, और मेरा ख्याल है शांति के लिए जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, कम खबरें आ रही हैं मगर आ रही हैं, वो तो देखने की बात है। कल एक और बात आई थी, और ये अमेरिका की आई थी, अमेरिकन टीवी पर, कि अगर आप कह रहे हैं कि हम एंटी टेररिस्ट रेजिम्स को हटाना मांगते हैं, अमेरिकन टीवी के मुताबिक आजकल अगर कोई क्रूसिबल है जहां पर कोई भट्टी है जहां पर टेररिज्म पनपता है, उगाया जाता है, पाकिस्तान है। तो इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं हमला करके सारे टेररिस्टों को मार रहे हैं? नहीं तो साहब, मैं बहुत बड़ा उसको मैं उसमें एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। जो अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर थी बिल क्लिंटन की वाइफ हिलरी क्लिंटन, उन्होंने कांग्रेस में बाकायदा ये कबूल किया था कि जिन तालिबान से आज हम लड़ रहे हैं उनको तो हमने ही तैयार किया है। तो ये अमेरिका तो इजराइल इन्हीं के तो बनाए हुए ये आतंकवादी हैं, ये इनके खिलाफ कैसे। अरे साहब, जॉन दयाल साहब, आपको एक और चीज साथ साथ याद दिला दूं। 2011 के आसपास जब ये दाइश आईएसआईएस के आतंकी उससे आए तुर्की से सीरिया और शाम में, और उनके जख्मियों को इजराइल में इलाज किया गया, नेतन्याहू उनकी तीमारदारी के लिए आए, तो ये तो सारे आतंकी इन्हीं के पाले हुए हैं। ये कहां किस आतंकी इन्हीं के को पाले हुए, मारेंगे? इन्हीं को बनाए हुए, इनके पाले हुए तो बात अलग है, इन्हीं के पैदा किए हुए हैं, और इस इन्हीं वक्त की औलाद है। और इस वक्त ईरान जो हमले कर रहा है, इराक में सिर्फ अमरीकी बेसिस पर हमले नहीं कर रहा, मोसाद और सीआईए के बेसिस पर हमले नहीं कर रहा, बल्कि उन टेररिस्ट ठिकानों पर भी हमले कर रहा है। क्योंकि इस वक्त मौका अच्छा है, मेरे ख्याल से ईरान उस किस्म के दुश्मनों को खत्म करने का साथ साथ काम कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अच्छा, अब मैं आना चाहता हूं वापस अपने भारत की तरफ। भारत के प्राइम मिनिस्टर 48 घंटे पहले वहां से होकर के आए और हमला हुआ और आयतुल्ला खामेनेई को शहीद कर दिया गया और बड़ी जंग शुरू हो गई। क्या आपको लगता है कि मोदी जी को या तो इस्तेमाल किया गया, या मोदी जी उसमें कंसेंट देकर के आए, या उन्हें बताया गया कि ये हम करने जा रहे हैं? क्या क्या कुछ हो सकता है? क्या है ये? देखिए, शक जाता है जब आप हथियार भी भेजते हैं, जब आप वहां तमगा भी लेते हैं, जब आप कहते हैं फादरलैंड वो और मदरलैंड ये। तो क्या इसमें भागीदारी है या सहमति इनकी है, क्या है? ये एक तरीके से आप सवाल गलत आदमी से पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत वजह से हम्म मोदी जी की जो पॉलिटिक्स के खिलाफ हूं। हम्म इन्होंने एक महान सिविलाइजेशन को शर्मसार किया है, एक ही वजह से नहीं, पिछले 10 साल में कई बार किया है। और ये तो जो बिल्ला इन्होंने लिया है, जो बिल्ला इन्होंने हमारे गले पर लगाया है, अपने हाँ। गले पे नहीं, हमारे गले पे जो टांगा इन्होंने ये बिल्ला, ये बहुत ही खतरनाक है। तो जितनी जल्दी हो उठा के समुद्र में फेंक देना चाहिए। अब क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ और बड़े ग्लानि से कह रहा हूँ, बड़े गुस्से से कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि इन्होंने हिंदुस्तान को कॉम्प्लिसिट कर दिया है उस कॉन्स्पिरेसी में। ऐसा हो नहीं सकता कि आप नेसत जाएं, वहां पे 24 घंटे रहें, आप गोदी मिले, गले मिले, जप्पी पाए, और वो इतना कोल्ड ब्लडेड। आखिर आपके पास डिप्लोमेट्स साथ में थे, वो कानाफूसी सुनते हैं, करते हैं, माहौल देख रहे होंगे कि ये माहौल जंग के लिए तैयार है। ये कोई दिवाली या होली मनाने वाला माहौल नहीं था जिस दिन आप गए थे। आप गए थे जबकि ट्रिगर के ऊपर तैयार था, उंगली रखने की बात थी, और आपको बुलाकर, आपको तमगा देकर एक तरीके से दुनिया की आंख में भी धूल झोंकने की बात हो रही थी कि हम थर्ड साउथ के एक नेता को ये कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और एक लल हो जाता है और उसमें आपने बटन दबाया और आयतुल्लाह को आपने मार्टर कर दिया। तो अगर आपको पता भी नहीं था मगर ये देख के भी आप चले गए वहां पर, तब भी आप कॉम्प्लिसिट हैं। और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो, हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक कोर बहुत उम्दा है, अंग्रेजों की सिखाई हुई है ये।
पुरानी है। बिल्कुल। क्या इनको पता नहीं होगा कि इन्होंने ब्रीफ नहीं किया होगा कि साहब बड़ा हॉट है मामला, आप शायद ना जाइए। यानी आपको ये तो अंदाजा है क्योंकि आपने फॉरेन हाँ, ऑफिस मगर को भी नहीं, कवर। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान कॉम्प्लिसिट हो या ना हो, मोदी जी अपने गरूर में जरूर कॉम्प्लिसिट है। मोदी जी अपने गरूर में जरूर कॉम्प्लिसिट हैं, मिले हुए। कॉम्प्लिसिट का जो मानी होता है हिंदी में, वो मिले हुए होने का है, यानी किसी हद तक वो भी जिम्मेदार हैं। जिस तरह से अमेरिका के हथियार इजराइल को मिलते रहे, गाजा में कत्लेआम हुआ और खुद अमेरिका से और यूरोप से ये आवाजें आई कि अमेरिका कॉम्प्लिसिट है उस कत्लेआम में, उसी तरह से आपने कहा कि मोदी जी अपने गरूर की वजह से जरूर इसमें कॉम्प्लिसिट हैं। और ऐसे वक्त में जाना, जबकि डिप्लोमेट्स वगैरह ने भी जरूर बताया होगा, ये खुद अपने आप में एक बड़ी गलती और बड़ा भारत के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाला कदम था। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि इतना लंबा तजर्बा और उसके साथ साथ जो असेसमेंट और एनालिसिस होता है वो बहुत ही अहम होता है। बहुत सी चीजें इशारे में होती हैं, बहुत सी चीजें जबान पे आती हैं। आप लोग बहुत कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, मीडिया स्टार वर्ल्ड को लगातार देख रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर तरफ से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत जल्दी मैं आपको कल कनाडा से, टोरंटो से जफर बंगश साहब की मुलाकात कराऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर तरफ से आपके पास इंफॉर्मेशन एनालिसिस पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।